डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे। पहला था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ अदर गुड्स सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, गोल ऑफ द फर्म, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सो मैंने बताया था कि ये जो हमने पढ़े हैं फर्स्ट टू 5 फैक्टर्स, हाँ जी, जो 1 to 5 फैक्टर्स पढ़े हैं ये आपके इंडिविजुअल सप्लाई से रिलेटेड है। और सारे फैक्टर्स यानी कि जो हम पढ़ भी चुके हैं और पढ़ने वाले हैं, सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स कंस्टिट्यूट्स द मार्केट सप्लाई। यानी कि कल के जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, कल जो 5 फैक्टर्स पढ़े थे वो इंडिविजुअल सप्लाई के थे, और मार्केट सप्लाई में हमारे कल वाले भी आते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी आते हैं। ठीक है, चलो। सो नेचर ऑफ इंडस्ट्री, the supply of a commodity depends on whether the industry is monopolized or competitive. So supply किसी भी commodity की इस बात पे डिपेंड करती है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो मोनोपोलाइज्ड है या फिर वो हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है। मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर एक ही फर्म उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, और कॉम्पिटिटिव फर्म कौन सी है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कौन सी है, वो इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे लोग उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं। सो यहां लिखा है अ मोनोपोलिस्टिक फर्म विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट आउटपुट फॉर सेल, यानी कि अगर एक मोनोपोलिस्टिक फर्म है तो वो चीजों को रोकेगी, मतलब स्टॉक करके रखेगी, वो सेल नहीं करेगी उस प्रोडक्ट को क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ जाए। एज अ सप्लायर आपकी मान के चलो मोनोपोलिस्टिक फर्म है तो आप क्या करोगे, चीजों को रोकोगे, स्टॉक बनाकर रखोगे, मार्केट में लेकर नहीं आओगे, क्योंकि उससे क्या होने वाला है, उससे मार्केट प्राइस राइज होने वाला है। तो मार्केट प्राइस राइज होगा, इससे आप क्या करोगे, ज्यादा प्राइस पे बेच सकोगे, और ज्यादा प्राइस पे बेच सकोगे तो एज अ सप्लायर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकोगे। A competitive firm will produce and sell more as compared to monopolized industry. तो अगर आपकी फर्म कॉम्पिटिटिव है यानी कि बहुत लोग उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत लोग बना रहे हैं और बहुत लोग बेच रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलो एक फर्म है, ठीक है, और दूसरी फर्म है, फर्म नंबर 1 एंड फर्म नंबर 2। अगर आप ज्यादा नहीं बेच रहे तो सेकंड वाली फर्म जो है वो ज्यादा बेच देगी और प्रॉफिट कमा लेगी। ठीक है, अगर मेरा कहने का मतलब ये है एक कॉम्पिटिटिव फर्म में अगर आप आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने तो आउटपुट रोक लिया लेकिन दूसरी फर्म जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो बेच सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा नेचर ऑफ इंडस्ट्री का पॉइंट। 7 पॉइंट लिखना, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। आज इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज किस तरीके से हमारी सप्लाई को इफेक्ट करता है। द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज डिस्करेज्ड इफ हैवी ड्यूटी ऑन इट्स प्रोडक्ट्स इज इम्पोज्ड, इन दिस केस सप्लाई विल डिक्रीज और वाइस वर्सा केस। यानी कि अगर गवर्नमेंट हैवी ड्यूटी लगा रही है यानी कि ज्यादा टैक्सेस लगा रही है, अब जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन सा लगता है, मेनली टैक्स जीएसटी, तो जीएसटी इम्पोज कर दी तो सप्लायर इस जीएसटी को पे करेगा। देखो अल्टीमेट बर्डन हमें मालूम है जीएसटी का, अगर क्लास 10th में जीएसटी का चैप्टर करा है तो पता होगा कि कंज्यूमर पे अल्टीमेट बर्डन पड़ता है, लेकिन कंज्यूमर किसको पे करता है, सप्लायर को। सप्लायर एट द लास्ट हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पे करता है। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी अगर इम्पोज की जाएगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन इज दैट सप्लाई विल डिक्रीज, वाइस वर्सा केस, इसका उल्टा। ठीक है, इन केस गवर्नमेंट पेज सब्सिडीज टू द फर्म टू एनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स, सब्सिडीज क्या करेगी, सब्सिडीज विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द सप्लाई। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है और कह रही है फर्म से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को बनाइए, इन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाओ, तो क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे कि आज कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ वैक्सीनेशन है उनकी सप्लाई बढ़ानी पड़ रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अच्छा मेरे को बताओ, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, देखो सबसे पहली बात आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर
सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आप सप्लायर हो, आप कौन हो? आप सप्लायर हो। आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आगे का फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी आप क्या करोगे? आप अभी कम से कम सेल करोगे, क्योंकि कल प्राइस बढ़ेगा तो कल ज्यादा सेल करोगे तो कल ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वाइस वर्सा केस क्या है कि कल प्राइस इन फ्यूचर डिक्रीज होने वाला है, तो आज आप ज्यादा बेचोगे इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। यस और नो? बस यही केस है। फैक्टर नंबर 9 है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, ठीक है ना, फ्लड, ठीक है, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई। तो ये भी एक फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर्स यानी कि ड्रॉट, फ्लड, अनफेवरेबल क्लाइमेट वगैरह, ये भी सप्लाई को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे लिखना, हैवी रेन, फ्लड एंड ड्रॉट कंडीशन will lead to decrease in the supply of agricultural commodities, यानी कि काफी रेन, फ्लड वगैरह ये सारी कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी सप्लाई प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। एंड स्पेशली यहां पर रेफरेंस दिया जा रहा है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को, ठीक है। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं एक और चीज, एडिक्वेट मतलब सही जितना मॉडरेट रेनफॉल चाहिए उतनी रेनफॉल है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब उतनी रेनफॉल हो रही है। एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सो एडिक्वेट रेन एंड फेवरेबल climatic conditions helps in increasing supply of agricultural commodities। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को एग्रीकल्चरल से रिलेट किया और इस पॉइंट को समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, एग्रीमेंट among producers। Sometimes producers enter into agreement, कभी कभी प्रोड्यूसर लोग, सेलर लोग जो होते हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी दिखा देते हैं किसी भी गुड्स की। लिखना, अभी समझते हैं इस पॉइंट को। समटाइम्स प्रोड्यूसर एंटर इनटू एग्रीमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ a commodity to earn larger profits। कभी कभी प्रोड्यूसर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, यानी कि आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। लिखना, दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, मतलब असल में स्कैर्सिटी नहीं होती है। हाँ जी, असल में स्कैर्सिटी नहीं होती है, बट हाँ बाहर वाले मार्केट वाले जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए स्कैर्सिटी क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटीज एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सप्लाई विल डिक्रीज। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स प्रोड्यूसर एंटर इनटू एग्रीमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अर्न लार्जर प्रोड्यूसर्स नहीं है, लार्जर प्रॉफिट्स है, ठीक है। दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटीज एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सप्लाई विल डिक्रीज। देखो कभी कभी क्या होता है, जो सप्लायर लोग होते हैं वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कर लेते हैं, मतलब असल में स्कैर्सिटी नहीं होती, बट दे क्रिएटेड, ठीक है ना, असल में स्कैर्सिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है, अभी तो फिलहाल के लिए सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन आगे चल के क्या होगा, उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, ठीक है। सो 11th पॉइंट लिखना,
अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अच्छा बताइए ये पॉइंट किस तरीके से सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को अफेक्ट करता है, बताइए। हाँ जी, सोचो सोचो, बताओ मुझे कि किस तरीके से अफेक्ट करता है। लिखना, एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि किसी और स्टेट से आप किसी और स्टेट्स में सामान पहुंचा सकते हैं, या कहीं बंदा दूर बैठा हुआ है, यानी कि कंज्यूमर कहीं और है, प्रोड्यूसर कहीं और है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज से गुड्स उसके पास तक पहुंच सकते हैं। सो अगर हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होगी, इससे क्या होगा, हमारा मार्केट का साइज एक्सपेंड होगा, और जब मार्केट का साइज एक्सपेंड होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। सो एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंड्स द साइज ऑफ मार्केट, एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीजेस। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। सो नेचर ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि अगर इंडस्ट्री मोनोपोलाइज है तो वो क्या करेगी, चीज़ों को रोकेगी जिससे कि मार्केट में प्राइस बढ़ सके, और कॉम्पिटिटिव फर्म चीज़ों को रोक नहीं सकती क्योंकि अगली फर्म जो अगला प्रोड्यूसर है वो उसे सेल कर देगा, ठीक है। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, अगर टैक्सेशन मतलब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा देती है, गवर्नमेंट ड्यूटी ज़्यादा लगा देती है, तो ये आपका एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। और गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर्स को कि आप इस तरह की गुड्स ज़्यादा बनाएं, तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आगे के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आज सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेचुरल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करके सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि मार्केट प्राइस आगे चल के बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो अगर इम्प्रूवमेंट है इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तो मार्केट का साइज क्या होने वाला है, एक्सपेंड, ठीक है।